रविराज की चीखें उस पूरे घर में गूंजने लगी थी, पर मयंक को अभी भी सच जानना था, जो रविराज बता नहीं रहा था। अब मयंक ने अपनी कटार बाहर निकाल ली थी और रविराज के कंधे पर घोंप दी थी, और ये दर्द रविराज की सहन शक्ति से बाहर था। जैसे ही उस कटार को मयंक ने उसके कंधे से बाहर निकाला, उसके कंधे से खून की एक धार सी बहने लगी। कटार निकालकर मयंक ने तुरंत ही उससे कहा, अब सच बताओगे ईमानदारी से, या अभी भी कुछ मार चाहिए? रविराज के सामने खून से लथपथ कटार थी, और वो खून उसी का था। उस खून और कटार को देखकर वो डर के मारे कांप रहा था, पर रविराज अच्छे से जानता था कि अगर वो कोई अपराध मान भी लेगा तो भी उसे सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। इसलिए रविराज ने बहुत हिम्मत करके घबराते हुए मयंक से कहा, मयंक जी, आपको गलतफहमी है। रविराज अपना वाक्य पूरा करता उससे पहले ही मयंक ने उस कटार से रविराज के हाथों की छोटी उंगली काट दी थी, और इस बार उसकी चीख और भी तेज थी। उसकी चीख ने मयंक पर कोई भी असर नहीं किया था। उसके पूरे हाथों के पास खून ही खून हो चुका था, और वो पूरा कक्ष एक नरक की तरह लग रहा था। एक तो उस कक्ष में बहुत कम रोशनी, और ऊपर से ये खून। इन सब में मयंक का चेहरा धीरे धीरे सफेद हो रहा था। उस पूरे माहौल में एक अजीब सी चुप्पी और मनहूसियत सी जागने लगी थी। मयंक ने चारों तरफ का माहौल देखा, और फिर अपनी जेब से एक सफेद रंग का रुमाल निकाला और उससे रविराज के शरीर के हर जगह से निकल रहे खून को पोंछा, और फिर कहा, क्या अब तुम सारा सच ईमानदारी से बताना चाहते हो? मयंक के ये शब्द बिल्कुल पुराने थे, पर उस रविराज के कानों में एकदम नए तरह से पहुंचे। मयंक को देखकर रविराज अंदर तक डर गया था, और वो समझ गया था कि अब अगर उसने मयंक को सच नहीं बताया तो मयंक उसे जान से भी मारने की हिम्मत रखता है। रविराज अपनी कटी हुई छोटी उंगली को पकड़कर करहाते हुए बोला, मैं ये कह रहा था कि मयंक ने उसके बहते हुए खून को देखकर एक शराब की बोतल उसकी तरफ फेंकी और कहा, इस शराब को लगाकर पहले खून का बहना रोको, उसके बाद सब बताना। मयंक का इस तरह से खून बहाने के बाद उसे रोकने के लिए शराब देना रविराज को और भी डरा गया। रविराज को लग रहा था कि मयंक उन शैतानों में से है जो पहले चोट पहुंचाते हैं और फिर उस चोट से बचने की दवा भी बताते हैं। जब रविराज शराब को अपनी चोट पर लगा रहा था, वो पूरी तरह से कांप रहा था और दर्द से करहा रहा था। एक तरफ उसे ये भी डर था कि कहीं मयंक उसे मार न दे। मयंक उसे बिना किसी दया भाव के देख रहा था। मयंक बस यही सोच रहा था कि उसका छोटा भाई कई दिनों से गायब है और उसका कोई भी सुराग नहीं मिल रहा है, और ये इसी तरफ इशारा करता है कि प्रियांक का गायब होना एक बहुत बड़ी साजिश है। मयंक अपने परिवार वालों के बारे में सोच रहा था कि कितने ही दिनों से वो लोग इसी चिंता में डूबे हैं कि उनके घर का छोटा बेटा कहाँ चला गया, और उस चिंता के सामने रविराज का दर्द कुछ नहीं था। मयंक इस वक्त इतने दुख में था कि शायद वो रविराज के शरीर के टुकड़े बिना पल के झपकाए कर देता। मयंक रविराज को देखते ही बोला, क्या अब तुम बताओगे कुछ? मयंक की गंभीर आवाज रविराज को भीतर तक कपा दे रही थी। वो कांपते हुए ही कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि रविराज को बोलने के लिए जैसे शब्द ही नहीं मिल रहे थे। वो डर के मारे हकला रहा था। मयंक जानता था कि उसने रविराज की जुबान से शब्द निकाल लिए थे, और वो ये भी जानता था कि कोई भी इस दुनिया में किसी को अपने छोटे से फायदे के लिए नहीं मारेगा, और इस दुनिया का हर आदमी जिंदगी का लालची और मौत से बहुत डरता है। रविराज बहुत ही हकलाते हुए मयंक से बोलता है, मुझे किसी ने 1000 चांदी के सिक्के दिए थे और कहा था कि अरकाला के मुख्य द्वार के पास बंदर का नाच दिखाओ, और जैसे ही एक लाल लबादा पहने लड़का दिखे तो मुझे बहुत ही ज्यादा शोर शराबा करने के लिए कहा था। ये कहते हुए रविराज मयंक की ओर देख रहा था और देखते देखते रोने लगा और रोते हुए बोला, मयंक जी, मुझे सच में नहीं पता था कि इतना बड़ा शोर शराबा हो जाएगा। अब आप ही बताइए कि जब कोई कहेगा कि बंदर का नाच दिखाओ और 1000 चांदी के सिक्के ले जाओ तो भला कौन मना करेगा? मयंक रविराज को लगातार घूरे जा रहा था और उसकी आखिरी बात सुनकर कहा, अपनी बकवास बंद करो और ये बताओ कि उस लाल लबादा वाले लड़के के बारे में क्या जानते हो, बताओ।
रविराज बहुत याद करते हुए बोलने लगा। वो लड़का ना तो बहुत लंबा था और ना ही छोटा, ना मोटा था और ना ही दुबला। उसका चेहरा भी बहुत ज्यादा खास नहीं था। हालांकि मैंने बहुत ज्यादा गौर से उस समय देखा नहीं था, इसलिए बहुत अच्छे से याद नहीं आ रहा है। रविराज जब ये कह रहा था तो मयंक उसे लगातार घूरे जा रहा था और मयंक की नजरों से रविराज डरा जा रहा था और उसने घबराते हुए कहा, मयंक जी, मैं एकदम सच कह रहा हूँ। मैं कसम खा सकता हूँ कि मैंने एक शब्द सच कहा है। मैं झूठ कहूँ तो ऐसे ही मर जाऊं। रविराज की घबराहट देखकर मयंक समझ गया कि वो झूठ नहीं बोल रहा। उसने कुछ देर सोचने के बाद कहा, तुम निश्चित तौर पर कह सकते हो कि वही आदमी था? रविराज ने ये सवाल सुनकर अपना सिर हिलाकर कहा, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मैंने जो भी कहा है सही है। ये जानकारी एकदम सच्ची है। मयंक का विश्वास अभी भी पक्का नहीं हुआ। वो अभी भी पशुपेश में ही था। उसने फिर से रविराज से सवाल किया, मुझे कार्यालय से सूचना मिली थी कि तुम्हारे पास यहाँ रहने की कोई भी निश्चित जगह नहीं थी। फिर भी जब ये सब समस्याएं हुई तो तुमने अरकाला छोड़ा क्यों नहीं? रविराज ने कभी भी ये नहीं सोचा था कि ये सवाल उससे किया जाएगा। वो इस सवाल के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उसने अंदर ही अंदर बुदबुदाते हुए कहा, मुझे लगा था जो हो गया सो हो गया, और अतीत की तलाश करते हुए क्यों कोई आएगा मेरे पास। मुझे किसी भी तरह से खतरे की कोई गुंजाइश नहीं लगी थी, इसलिए मैं रुक गया। रविराज सचमुच नहीं जानता था कि उसके साथ ऐसा कुछ होगा। अगर उसे पता होता कि उसके साथ इस तरह कटार का वार होगा तो वो कभी भी इस राज्य में नहीं रुकता। उस घटना के तुरंत बाद ही वापस कहीं चला जाता। मयंक भी अपने गहरे विचारों में खो गया। उसे समझ आ रहा था कि जिसने भी ये साजिश रची है वो नहीं चाहता था कि लोग किसी भी तरह का अंतर राज्य में महसूस करें, इसलिए उसने इस बंदर का नाच दिखाने वाले को कहीं जाने नहीं दिया। कितनी अजीब बात थी कि मयंक को रास्ते में वामाक्षी मिल गई और वो मरी नहीं थी, और किसी तरह वामाक्षी को मयंक ने बचा लिया था और वापस अरकाला ले आया। अगर वामाक्षी नहीं बचती तो शायद बहुत कुछ समझ ही नहीं आता किसी को, और बहुत सारे रहस्य रह जाते। मयंक कुछ सोचते हुए रविराज से बोला, जिसने तुम्हें बंदरों का नाच दिखाने के लिए कहा था वो दिखने में कैसा था? रविराज का चेहरा उतर गया था। उसकी शक्ल देखकर कोई भी कह सकता था कि वो अपनी इस हरकत से बहुत शर्मिंदा था। उसने शर्मिंदगी भरे स्वर में मयंक से कहा, उस आदमी ने बड़ा सा जामा पहना रखा था। मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी थी, पर उसके शरीर की बनावट एकदम सामान्य ही थी। मयंक ने जब देखा कि वो अब इससे ज्यादा रविराज से कोई सवाल नहीं कर सकता था तो उसने तुरंत ही कुछ चांदी के सिक्के उसके पास फेंकते हुए कहा, जो भी आज हुआ उसके बारे में अपना मुंह बंद रखना, वरना अगली बार दूसरे हाथ की उंगली भी नहीं रहेगी। रविराज बहुत बुरी तरह से डर चुका था। वो जानता था कि मयंक सच में उसकी उंगली काट सकता है, इसलिए उसने हामी भरते हुए कहा, मैं बहुत अच्छे से समझ गया मयंक जी। रविराज के लिए मयंक किसी खलनायक से कम नहीं था। जैसे ही मयंक उसके घर से बाहर निकला वो दीवार से टिककर बैठ गया। उसके बंदर उसे देखने लगे। बंदर नहीं जानते थे कि उसके मालिक के साथ क्या घटा था। अपने मालिक को इस हालत में देख के वो जोर जोर से चिल्लाने लगे। रविराज अपने बंदरों को गले से लगाकर बिलख बिलख कर रोने लगा। मयंक रविराज के घर से निकलकर अपने घर आ चुका था। उसने अपने महल पहुंचकर सबसे पहले खाना खाया और फिर एक सेवक से मिला और उससे कहा, आज रात में मैं एक काम करने के लिए जा रहा हूँ, तो सब लोग जरा होशियार रहना। मयंक के सेवक का नाम संजीव था। संजीव ना तो बहुत ज्यादा लंबा था और ना ही बहुत मोटा। जैसे ही उसने सुना उसके मालिक कोई बहुत जरूरी काम करने जा रहे हैं, उसने तुरंत कहा, मालिक आप कीजिए अपना काम, मैं आपका रक्षक बनकर चलूंगा। जैसे ही संजीव ने खुद जाने की बात की, मयंक ने तुरंत ही सर हिलाकर उसे अपने साथ चलने के लिए कह दिया। मयंक आज की धुंधली रात का फायदा उठाना चाहता था। वो जानता था कि आजकल की रातें बहुत धुंध भरी होती हैं और दूर तक का अच्छे से दिखाई नहीं देता है, और इसी समय में वो वामाक्षी के महल में जाकर उससे आसानी से मिल सकता है और फिर उससे मिलकर प्रियांक के बारे में पूछताछ भी कर सकता है। वो जानता था कि वामाक्षी उससे मिलने में कुछ ना कुछ नाटक जरूर करेगी, पर किसी भी तरह मयंक उसकी बात को नहीं मानेगा और फिर वामाक्षी को दीवार कूदकर उससे मिलने आना ही होगा। इसलिए वामाक्षी से मिलने का समय एकदम सही चुनना पड़ेगा ताकि किसी को भी किसी तरह की भनक भी ना हो
और बाकी लोग उस वक्त सोते भी रहें और ज्यादा देर भी ना हो, क्योंकि वामाक्षी बहुत ज्यादा समय से सोने वाली लड़की थी। ये सब सोचते हुए मयंक वामाक्षी के महल के पास पहुंच चुका था। बाहर से महल देखने के बाद उसने चारों तरफ देखा और फिर कहा, यही एकदम सही समय है वामाक्षी से मिलने का। वामाक्षी के महल के बाहर वाले बगीचे में जहां मयंक खड़ा होकर देख रहा था, उस जगह पर चारों ओर बहुत अच्छी हवा चल रही थी और पेड़ पत्तियां लहरा रही थी। शालू वामाक्षी के गुप्त महल के बाहर छोटी मछलियों को निकालकर सुखा रही थी। उसने उन मछलियों को निकालते हुए वामाक्षी से कहा, हमारी बड़ी रसोई में आजकल बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव चल रहा है, तो मैंने दुकानदार से कल के लिए मछली लाने के लिए कहा था, पर वो दुकान वाला आज ही ले आया, और वो भी इतनी सारी, तो मैंने सोचा कि इसे अभी ही डालकर सुखा दूं। शालू उसमें से कुछ मछलियां निकालकर मसाले में डाल रही थी। वामाक्षी शालू की बातें सुनकर हंसी और फिर उनमें से कुछ मछलियां उठाकर उसने चखा। उन मछलियों में से कुछ तीखी मछलियां थी, कुछ बहुत ही मसालेदार और कुछ में बहुत ही ज्यादा जीरा डाला गया था। वामाक्षी को ये अच्छा लग रहा था कि सारी मछलियों को अलग अलग तरह के मसाले में अलग अलग रखा गया था। उसने शालू से कहा, हमारी रसोई में तो बहुत ज्यादा अच्छी मछली बनती है। वामाक्षी को उस मसालेदार सूखी मछली का स्वाद बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा था। वामाक्षी के महल के रसोई में काम करने वाले बहुत ही दिल से खाना बनाते थे और वामाक्षी जानती थी कि दिल से बनाया गया खाना हमेशा अच्छा ही होता है। तभी वामाक्षी की वो सफेद बिल्ली आकर उसकी गोद में बैठ गई। जैसे ही वो बिल्ली आई, वामाक्षी ने बिना तेल और बिना नमक की कुछ मछलियां उठाकर सफेद बिल्ली को खिलाई और फिर कुछ और नौकरानियों को पूछा, क्या आप लोग भी मछली खाना चाहेंगी? जैसे ही वामाक्षी ने ये पूछा तो शालू ने कहा, वामाक्षी जी आप खाइए, वैसे भी इन लोगों को मछलियां इतनी पसंद नहीं है। वामाक्षी ये सुनकर तुरंत ही पुष्पा को ढूंढने लगी। पुष्पा को आसपास ना देखकर उसने पूछा, पुष्पा कहाँ है? पुष्पा कहाँ चली गई? हमेशा वामाक्षी के पास रहने वाली सेविका आज कहाँ थी? और क्या रविराज और भी कुछ जानता था जो उसने मयंक को नहीं बताया था? मयंक वामाक्षी से फिर से क्यों मिलने जा रहा था? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए द कैट गर्ल, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। पुष्पा ने अपनी नई मालकिन वामाक्षी, शालू और उस सफेद बिल्ली की ओर देखा और फिर सिर्फ गर्दन हिला के ना कहा। शालू को ये बात बिल्कुल रास नहीं आई कि पुष्पा ने वामाक्षी को उत्तर नहीं दिया। वो जानती थी कि उसका नाम वामाक्षी पुकारने ही वाली थी, पर उसने अपने मन की बात किसी को नहीं बताई। वो बस मन ही मन सोच रही थी, राजकुमारी की यह सेविका उतनी समझदार नहीं है जितना सब लोग इसकी तारीफ कर रहे थे। शालू ने पुष्पा को कुछ मछली अंदर रख के आने को कहा, पर पुष्पा ने शालू की बात को कुछ अच्छे से नहीं सुना और सूखी मछली को बहुत ही अजीब तरह से देखने लगी। तो शालू ने उससे कहा, पुष्पा तुम गुप्त महल के लिए आई हो और तुम उसी महल के कामों में मन लगाओ और जो भी काम कहा जाए उसे कर लो, और अगर कुछ समझ में ना आए तो तुम मुझसे पूछ सकती हो। शालू को पुष्पा का व्यवहार अच्छा नहीं लगा था, इसलिए उसने ऐसा कहा। जब शालू ने पुष्पा को कहा कि वो सिर्फ और सिर्फ गुप्त महल के कामों के लिए ही आई है, तो पुष्पा को ये अच्छा नहीं लगा और उसने शालू की ओर अजीब सा भाव दिया और हामी में सिर हिला दिया। शालू को इस नई सेविका का व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और उसने फिर से पुष्पा से कहा, गुप्त महल में तुम्हारे रहने वाला कक्ष साफ कर दिया गया है और अभी मैं तुम्हें वहां अपने साथ ले चलूंगी। वैसे उस महल में ज्यादा लोग नहीं रहते, पर हमें इस बात की जल्द ही आदत पड़ जाएगी। पुष्पा ने फिर से अपने अनुभव से बड़ी सेविका के आदेश के लिए हाँ कह दिया। शालू की ओर देखते हुए उसने कहा, चलो फिर मेरे साथ। जब शालू और पुष्पा की बात हो रही थी, तब मयंक वामाक्षी के महल के अंदर घुस चुका था। मयंक ने काले रंग के कपड़े पहन रखे थे ताकि रात के अंधेरे में वो ज्यादा दिखाई ना दे। मयंक बहुत ही धीरे धीरे कदमों से महल के बगीचे में चल रहा था। मयंक जिस बगीचे में चल रहा था, उसी बगीचे से लगे हुए 3 महल थे। एक था गुप्त महल, दूसरा ग्रीष्म महल और तीसरा सुगंधित महल, और तीनों महलों की अपनी अलग खासियत थी। मयंक ये तो जानता था कि इन्हीं तीनों में से कोई एक महल वामाक्षी का है, पर उनमें से कौन सा है ये उसे बिल्कुल भी मालूम नहीं था। वो अंदाजे लगा ही रहा था कि फिर उसे याद आया कि वामाक्षी को एक ऐसा महल दिया गया होगा जो कि बीच में ना हो,
क्योंकि अगर वो बीच में रहेगी तो आने जाने वालों की नजरों से हमेशा दिखेगी, और ये वामाक्षी की दादी दुर्गेश्वरी देवी बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। मयंक ने अपना अंदाजा लगाते हुए गुप्त महल की ओर देखा और फिर बाकी महलों की ओर। अभी बाकी महलों की रोशनी जल रही थी, जिससे मालूम हो रहा था कि सारे लोग सोए नहीं हैं। हालांकि मयंक को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो पूरी चालाकी से आया हुआ था। उसने चारों ओर बहुत ही सावधानी पूर्वक देखा और फिर गुप्त महल की ओर जाने वाली एक दीवार पर धीरे धीरे चढ़ने लगा। जब वो दीवार पर चढ़ रहा था तो उसने देखा कि आसपास बहुत सारे संतरों के पेड़ थे, जिससे छन छन का रोशनी बगीचे में फैल रही थी। उस रोशनी के अलावा भी कुछ झिंगुरों की आवाज आ रही थी और रात की रानी के फूलों की एक मदमाती खुशबू। धीरे धीरे मयंक कुछ दूरी तक दीवार चढ़ा। फिर उसने संजीव की ओर देखा। संजीव चारों तरफ देखकर अच्छे से ध्यान रख रहा था। जब मयंक ने देखा कि आगे कोई भी खतरा नहीं है तो वो जल्दी से दीवार पर चढ़ गया और वामाक्षी की खिड़की तक पहुंच गया। वामाक्षी अपने कमरे में बैठकर उस सूखी मछली का स्वाद ले रही थी और कभी कभी उस नीली आंखों वाली बिल्ली को भी खिला देती। शालू उस कक्ष को वामाक्षी के सोने के लिए तैयार कर रही थी और बाकी नौकरानियां अपना काम कर रही थी। जैसे ही मयंक खिड़की के पास पहुंचा तो वो खिड़की से टकरा गया और उस टकराहट में बहुत तेज आवाज आई। खिड़की के पास आने वाली ये आवाज सुनकर वामाक्षी, शालू और वामाक्षी की सफेद बिल्ली तीनों ही कुछ चौकन्ने हो गए। सफेद बिल्ली जरा कुछ ध्यान से खिड़की की ओर देखने लगी तो वामाक्षी ने उसे अपने पास लेकर सामान्य किया। शालू को आज वामाक्षी के कमरे में ही रहना था। खिड़की की ऐसी आवाज सुनकर वो थोड़ा घबरा सी गई। वामाक्षी बिल्ली को गोद में लेकर बाकी सबको चुप रहने का आदेश देकर खिड़की की ओर ध्यान से देखने लगी और देखते ही देखते कहा, शालू, तुम बगल वाले चिकित्सा कक्ष से उबला हुआ पानी लेकर आओ और जल्दी आना। वामाक्षी जानती थी कि चिकित्सा कक्ष में हमेशा गर्म पानी रहता ही है, क्योंकि किसी को भी कभी भी गर्म पानी की जरूरत पड़ सकती थी। शालू को वामाक्षी की ये बात कुछ हद तक समझ आ गई थी, इसलिए वो तुरंत ही बगल वाले चिकित्सा कक्ष से गर्म पानी लेने चली गई। जब तक शालू गर्म पानी लेकर नहीं आई तब तक वामाक्षी उस खिड़की की ओर देखती रही। शालू कुछ ही पलों में गर्म पानी लेकर आ चुकी थी। जैसे ही वो गर्म पानी आया, वामाक्षी ने खिड़की की ओर देखकर शालू से कहा, जाकर पूछो कि कौन है वहां पर। गर्म पानी लाने का एक ही उद्देश्य था कि अगर खिड़की से आने वाला इंसान कोई बुरा व्यक्ति होता तो उसके ऊपर गर्म पानी डाला जाएगा। शालू वामाक्षी का आदेश पाकर हाथ में गर्म पानी का कटोरा लेकर खिड़की की ओर आगे बढ़ रही थी। जैसे ही वो खिड़की के पास पहुंची, उसने अपने आप को मजबूत करके सवाल किया, कौन है बाहर? शालू के सवाल के बाद खिड़की के बाहर से एक लड़के की आवाज आई, क्या वामाक्षी जी अभी तक सोई नहीं है? लड़के की आवाज सुनते ही शालू घबरा गई और उसी घबराहट में उसने गर्म पानी का कटोरा अपने ही हाथ पर गिरा लिया और हड़बड़ाते हुए बोली, वामाक्षी, ये तो कोई लड़का है। शालू जब ये कह रही थी तब उसका चेहरा वामाक्षी की तरफ था और गर्म पानी शालू के हाथों पर। वामाक्षी आवाज सुनकर पहचान चुकी थी कि बाहर कौन है। उसने शालू को खिड़की खोलने के लिए कहा, शालू, खिड़की खोल दो। शालू ने जैसे ही खिड़की को खोला तो मयंक और शालू ने एक दूसरे को देखा और फिर एकदम से मयंक की नजर शालू के हाथ के कटोरे पर चली गई, जो कि गर्म पानी से भरा हुआ था। वो मन ही मन सोचने लगा, ये गर्म पानी मेरे स्वागत के लिए रखा गया था, मैं तो बुरी तरह जल जाता इससे। मयंक जैसे ही अंदर आया, वामाक्षी ने शालू को आदेश दिया, शालू, मयंक जी के लिए मठा बना कर ले आओ। शालू ने जैसे ही आदेश सुना उसे बहुत ही अजीब लगा। उसने वामाक्षी को सवाल भरी नजरों से देखा, पर वामाक्षी ने उसे आंखों से भी वही आदेश दिया। शालू वो गर्म पानी का कटोरा लेकर मठा बनाने के लिए छोटी रसोई में चली गई। पूरे रास्ते उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, एक लड़का पहले हमारे महल के बाहर था और अब वो खिड़की से अंदर आ चुका था, और तो और अब वामाक्षी ने उसके लिए मुझे मठा बनाकर लाने के लिए कह दिया है। हे भगवान, हो क्या रहा है इस महल में? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कुछ ही देर में शालू मठा के 2 प्याले लेकर उस कक्ष में वापस पहुंची। जैसे ही उसने मठा को मेज पर रखा, वैसे ही वामाक्षी ने उससे कह दिया, मठा रखकर वापस जाओ। शालू की समझ से यह सब बाहर था, इसलिए वो चुपचाप वहां से चली गई।
वामाक्षी का चेहरा एकदम शांत था। उसके चेहरे पर डर की कोई भी लकीर नहीं थी। उसके शांत चेहरे को देखकर मयंक ने कहा, मेरे इस तरह आने से तुम्हें आश्चर्य नहीं हुआ? वामाक्षी ने सामान्य तरह से उत्तर दिया, आश्चर्य तो मुझे बहुत हुआ। मयंक ने वामाक्षी को बहुत ही ध्यान से देखा और फिर कहा, पर तुम्हें देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि तुम मुझे देखकर थोड़ा भी घबराई हो या फिर चौंकी हो। वामाक्षी ने मुस्कुराकर मयंक को देखकर कहा, तुमने मेरी जान बचाई है, फिर मैं तुम्हें देखकर क्यों घबराऊंगी? अगर मयंक की जगह कोई और होता तो वो उबलता हुआ पानी बेकार नहीं जाता, बल्कि किसी और आदमी के चेहरे को गर्म पानी से नहला दिया जाता। पर ये तो मयंक था, इसलिए इसके साथ वैसा कोई भी बर्ताव नहीं हुआ। बहुत ही कम समय में मयंक और वामाक्षी एक दूसरे को थोड़ा जानने लगे थे। मयंक सेना में जरूर था, पर उसके अंदर भी बहुत सारी संवेदनाएं थी। वामाक्षी भी कहीं ना कहीं मयंक के बारे में थोड़ा बहुत जानने लगी थी। उसे पता था कि मयंक इस तरह रात को दीवार चढ़कर जरूर आया है, पर उसका इरादा कुछ भी गलत नहीं होगा। वामाक्षी ने जब मयंक को जान बचाने वाला कहा तो मयंक थोड़ा अजीब सा हो गया। उसने वामाक्षी से कहा, मैं तुमसे बहुत ही जरूरी बात करने आया हूँ और तुमसे मिलना बहुत ही मुश्किल है मेरे लिए, इसलिए जल्द से जल्द मुझे इस समस्या का समाधान करना ही पड़ेगा। वामाक्षी मयंक की बात बहुत ध्यान से सुन रही थी। उसने तुरंत ही पूछा, बताइए क्या बात है? मयंक को समझ नहीं आ रहा था कि वो बात को कहां से शुरू करे। मिलना और सामान्य बातचीत करना दूसरी बात है, पर इस वक्त उसे अपने मुद्दे की बात करनी थी और यही उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी था, क्योंकि वामाक्षी और प्रियांक एक ही दिन गायब हुए थे। इसलिए कहीं ना कहीं प्रियांक की कड़ी वामाक्षी से जुड़ी हुई तो थी और वामाक्षी कोई ना कोई जानकारी तो मयंक को दे ही सकती थी। मयंक जल्द से जल्द अब प्रियांक को ढूंढ लेना चाहता था और जब मयंक को लगा कि वामाक्षी को मयंक के दीवार चढ़कर आने से कोई भी दिक्कत नहीं है, तो उसने सोचा कि अब सीधे मुद्दे की बात ही हो जाए। हालांकि वो पूरी तैयारी के साथ आया था कि अगर कहीं वामाक्षी ने उसे डांटा या फिर नीचे फेंक दिया तो वो क्या करेगा, पर ऐसा कुछ घटा नहीं। मयंक जानता था कि वामाक्षी को थोड़ा बहुत गुस्सा तो आता है, क्योंकि उस सुनसान मैदान से लौटते वक्त वामाक्षी ने बहुत नखरे भी किए थे और बहुत गुस्सा भी। पर आज की रात वामाक्षी के तेवर बहुत बदले हुए थे। खैर, अभी मयंक को सिर्फ और सिर्फ अपने काम से मतलब था। उसे वामाक्षी की ओर देखते हुए कहा, आज मैं उस बंदर नचाने वाले के पास गया था, तो उसने मुझे बताया कि उस दिन जो भी हंगामा हुआ था, जो बंदर लोगों के बीच में कूदा था, वो कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि उस आदमी ने जानबूझकर किया था। मयंक धीरे धीरे करके अपने मुद्दे पर आ रहा था और वामाक्षी भी उसकी बात को बहुत गौर से सुन रही थी। वामाक्षी जो अभी तक मठा पी रही थी, मयंक की बात सुनकर उसने अपना प्याला नीचे रख दिया। एकदम से वामाक्षी की नजर मयंक की आंखों पर चली गई। मयंक की आंखों का रंग एकदम काला था। वो उसकी आंखों को देख रही थी कि तभी मयंक ने अपनी बात आगे कही, अगर उस दिन का हंगामा कोई दुर्घटना नहीं था तो इसका यही मतलब है कि आपके साथ जो भी हुआ वो बहुत ही सोची समझी हुई साजिश थी। आप उस दिन सिर्फ और सिर्फ हंगामे और भीड़ के कारण ही गायब हुई थी, तो फिर इसका मतलब है कि सब कुछ सोचा हुआ एक षड्यंत्र ही था। और मैंने ये भी सुना है कि आपके परिवार वालों को आपसे कुछ समस्याएं भी हैं। हंगामा करने का बस एक ही कारण हो सकता है, और वो यही है कि उस हंगामे के बीच व्यापार मंत्री की बड़ी पोती को वो अपहरण करने वाला आसानी से अगवा कर पाए। पर सोचने वाली बात तो ये है कि उन लोगों को ये कैसे पता चला होगा कि आप किस समय वहां पहुंची होंगी। जो भी इंसान उस दिन आपके साथ बाजार गया होगा, इसका जवाब अब वही दे पाएगा। मयंक जब ये सब कुछ कह रहा था, उसकी आंखें सिर्फ और सिर्फ वामाक्षी को देख रही थी। वामाक्षी ने जब ये सब कुछ सुना, उसने अपनी नजरें नीची कर ली और फिर धीरे से कहा, शक तो मुझे भी है कुछ लोगों पर। इस पूरी दुनिया में घर के बाद सबसे ज्यादा करीबी रिश्तेदार ननिहाल के ही माने जाते हैं, और वामाक्षी को ये स्वीकार करने में बहुत ही ज्यादा हिम्मत और ताकत लगती कि वाकई उसके नाना और मामा ने नुकसान पहुंचाने की बहुत कोशिश की थी। वामाक्षी की बात सुनकर मयंक ने पूछा, क्या लौटने के बाद आप अपने मामा के बच्चों से मिली? वामाक्षी ने धीरे से मयंक के सवाल का जवाब दिया, नहीं, मैं अभी तक तो नहीं मिली हूँ। मयंक बहुत देर तक कुछ सोचता रहा, फिर सोचने के बाद बोला, मैं आपसे फिर जल्द से जल्द मिलता हूँ, और अगर आपके मामा के बच्चों को आपसे परेशानी है तो भी आप उससे अकेले नहीं निपट पाएंगी। अब धीरे धीरे मयंक को सारी कहानी समझ में आ रही थी।
किसी ने जानबूझकर वामाक्षी और प्रियांक को गायब कराया और फिर उन दोनों के गायब होने की खबर को अफवाह की तरह उड़ाया, जिससे कि राज दरबार और व्यापार मंत्री के बीच के संबंध खराब हो जाएं। हालांकि अभी भी प्रियांक के गायब होने का या फिर मिलने का कोई भी सुराग मयंक के हाथ नहीं लगा था। फिर वामाक्षी से मिलकर उसे कई नई जानकारियां तो मिल ही गई थी, इसलिए वो वामाक्षी से मिलने के लिए इतना बेचैन था। मयंक की बात सुनकर वामाक्षी को भी समझ आया कि सचमुच में इसके पीछे कोई और है, जो बेवजह ही अफवाह उड़ाकर दोनों परिवारों में दुश्मनी कराना चाहता था और व्यापार मंत्री और सुरक्षा मंत्री में झगड़े कराना चाहता था। ये सब सोचकर वो एकदम शांत हो गई। कहीं ना कहीं मयंक सही कह रहा था कि इसके पीछे वामाक्षी के मामा के लड़के का ही हाथ था, क्योंकि वही वामाक्षी को साथ लेकर गया था। और अगर ऐसा है तो हत्या करने वाले लोग कोई और हैं, जो राजकुमारी की बेटी जैसे लोगों को अगवा करके हत्या करते हैं। वामाक्षी और मयंक एक गहरी सोच में पड़ चुके थे। आखिर कौन है ये वामाक्षी के मामा का लड़का? क्यों ये वामाक्षी और प्रियांक के नाम की अफवाह उड़ा रहा था? क्या वामाक्षी और मयंक दोनों मिलकर प्रियांक को ढूंढ पाएंगे? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए द कैट गर्ल, ओनली ऑन पॉकेट एफएम।